हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग इंश्योरेंस क्लेम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैक्सिमम 1.5 घंटे की वीडियो होगी और ये 1.5 घंटे में आपका जो इंश्योरेंस क्लेम है वो आपका हो भी जाएगा और 10 मार्क्स आपका सिक्योर भी हो जाएगा। कितने क्वेश्चंस करने हैं? 2 क्वेश्चंस एक मेथड का, 2 क्वेश्चन एक मेथड का। समझ गया ना सर? वो मेथड क्या, सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप ये 4 क्वेश्चन करते हैं तो आपका इंश्योरेंस क्लेम में 10 नंबर का क्वेश्चन कवर हो जाता है। सर ये इंश्योरेंस क्लेम होता क्या है? देखो, मान लो मेरा फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री का मैंने करवाया था इंश्योरेंस। कल को अगर इसमें आग लगती है या चोरी हो जाता है तो इस केस में मुझे क्या मिलेगा? इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। क्योंकि मैं आग लग गई, मैं कंपनी के पास क्या करूंगा? अप्लाई करूंगा कि भाई आग लग गई है, कृपया जितना भी लॉस हुआ मुझे वापस कर दो। तो जब मैं कंपनी से क्लेम मांगूंगा, ठीक है, तो कंपनी कितना अमाउंट का क्लेम देगी यही कैलकुलेशन करेंगे इस चैप्टर से। मान लो आग लगने से मेरा 5 लाख का नुकसान हुआ, तो कंपनी 5 लाख का पेमेंट करेगी। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो 5 लाख का पेमेंट करेगी या लेस देन 5 लाख का पेमेंट करेगी। इन सब का कैलकुलेशन हम लोग इंश्योरेंस क्लेम में करते हैं, ठीक है। अगर मेथड की बात करूँ, 2 मेथड है। एक है आपका लॉस ऑफ स्टॉक मेथड और एक है आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले बात करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक मेथड। देखिए, मैं एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ आपके बेसिक्स के लिए। मान लेते हैं मेरे गोडाउन में जिस दिन आग लगा था, मेरे गोडाउन में जिस दिन आग लगा था उस दिन स्टॉक था 5 लाख रुपए का, ठीक है। जिस दिन आग लगा था स्टॉक कितना था? 5 लाख रुपए का। सेवलेस वैल्यू ऑफ स्टॉक का मतलब होता है आग लगी तो भाई ऐसे थोड़ी कि मेरे अब तुम सोचो ना, अगर आग लगी तो मैं कोशिश करूंगा ना कि मेरा जो स्टॉक है वो ज्यादा से ज्यादा क्या बच जाए। तो सेल्वेज का मतलब मैंने बहुत सारे स्टॉक सेव कर लिए। सर कितने अमाउंट का? मैंने 1 लाख अमाउंट का स्टॉक सेव कर लिया। तो जिस दिन आग लगा था उस दिन गोडाउन में कितना स्टॉक था? 5 लाख रुपए का। उसमें से 1 लाख रुपया का मैंने सेव कर लिया, तो मेरा एक्चुअल लॉस कितना हो गया? 4 लाख रुपए का, ठीक है। कैलकुलेट द क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक अंडर द जनरल क्लॉज मेथड और एवरेज क्लॉज मेथड। सबसे पहले बात करते हैं जनरल क्लॉज मेथड का। देखो, जनरल क्लॉज मेथड सिंपल बोलता है एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर और फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी विच एवर इज लोअर, ठीक है ना। तो एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक कितना था? 5 लाख था। 5 लाख में से मैंने 1 लाख रुपया का 1 लाख रुपया मैंने सेव कर लिया था। 5 लाख में से 1 लाख का स्टॉक सेव कर लिया था, तो एक्चुअल लॉस कितना हो गया? 4 लाख रुपया। मान लेते पॉलिसी थी 3 लाख रुपए की, जो मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी वो 3 लाख रुपए की थी। तो एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक और पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर, लोअर कितना है? 3 लाख रुपया। तो कंपनी 3 लाख रुपया आपको क्लेम देगी, उससे ज्यादा क्लेम नहीं देगी। आपका नुकसान हुआ है 4 लाख रुपए का, बट कंपनी आपको 3 लाख रुपए का कंपनसेशन देगी, उससे ज्यादा नहीं देगी। ये होता है जनरल क्लॉज मेथड। तो जनरल क्लॉज मेथड में याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर या एबनॉर्मल एक्टिविटीज एंड पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर। अगर मैं एवरेज क्लॉज की बात करूं तो एवरेज क्लॉज पता क्या बोलता है? एवरेज क्लॉज बोलता है कि भाई सुनो, अगर 5 लाख का नुकसान होता, अगर 5 लाख का नुकसान होता तो पॉलिसी कितने की मिलती? 3 लाख का। या इसको ऐसे समझो, हमारी पॉलिसी कितने की थी? हमारी पॉलिसी कितने की थी सर? 3 लाख का। तो एवरेज क्लॉज क्या बोलता है? 3 लाख रुपया मिलता अगर लॉस होता है 5 लाख का। 3 लाख रुपया मिलता अगर लॉस होता है 5 लाख का, बट एक्चुअल लॉस हुआ कितना? 4 लाख का। तो आपको प्रोपोर्शनेट मिलेगा, ये प्रोपोर्शनेट मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पे 3 लाख रुपया मिलता अगर 3 लाख रुपया का कंपनसेशन मिलता अगर लॉस होता 5 लाख रुपया का, बट लॉस कितना हुआ? 4 लाख का। तो आपको प्रोपोर्शनेट मिलेगा 2,40,000, ठीक है। सर ज्यादा बढ़िया कौन सा? एवरेज क्लॉज ज्यादा बेटर होता कंपेयर टू जनरल क्लॉज, ठीक है ना। तो एवरेज क्लॉज और जनरल क्लॉज का फॉर्मूला पहले समझ लो। जनरल क्लॉज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक एंड पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर। एवरेज क्लॉज क्या बोलता है? पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाई लॉस लॉस एट द टाइम ऑफ फायर, लॉस ऑफ स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर, जिसको अपने क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो एक्चुअल पॉलिसी डिवाइडेड बाई क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर इनटू एक्चुअल लॉस। जैसे हमारा हमारा पॉलिसी कितना था? 3 लाख रुपए का था हमारा पॉलिसी, ठीक है ना। और हमारा जिस दिन आग लगा था उस दिन क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 5 लाख का था। इनटू एक्चुअल लॉस कितना हो गया? 4 लाख रुपया। ये जो प्रोपोर्शनेट आएगा 2,40,000, यही मेरा होगा कंपनसेशन बाय इंश्योरेंस कंपनी। ये मेरा कंपनसेशन होगा बाय इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है ना। तो एक बार मैं आपको सम्स करा देता हूँ बढ़िया वाला जो आपके एग्जाम में आएगा। देखिए,
ये मेरा जो सजेशन है, पहले मैं क्वेश्चन 1 कर रहा हूँ, ये सजेशन, ये क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज ये 2014 ऑनर्स का क्वेश्चन है। सर ये कब का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन आपका है 2014 ऑनर्स का क्वेश्चन है। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2। बिलीव मी गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैंने स्टार लगाया है, 2 स्टार लगाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सर कब आया है? आई थिंक 16 या 15 ऑनर्स है, अभी मैं देख के बताता हूँ कब आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको लॉस ऑफ स्टॉक से क्वेश्चन आया तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप क्वेश्चन आएगा अगर लॉस ऑफ स्टॉक से क्वेश्चन आया। ये दो ही मेथड है, एक है लॉस ऑफ स्टॉक, एक है लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो लॉस ऑफ स्टॉक का 2 क्वेश्चन कर लो, उसमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन 1 करता हूँ। क्वेश्चन 1 भी आ सकता है, पर मेरे हिसाब से ज़्यादातर क्वेश्चन 2 आएगा, बट क्वेश्चन 1 करना बहुत इंपॉर्टेंट। गोडाउन ऑफ एक्स लिमिटेड कॉट फायर। एक्स लिमिटेड का गोडाउन था, आग कब लगा? 31 मार्च 2024 को। एज ए रिजल्ट पार्ट ऑफ स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड। बहुत सारे जो स्टॉक थे मतलब जल गए, जिसमें से 30,000 का जो स्टॉक था आपने सेव कर लिया, मतलब ये सैल्वेज स्टॉक है। आग लगी तो ऐसे थोड़ी ये बैठ के देखते रहोगे आग लग रही अच्छा लग रहा, नहीं, कोशिश करोगे स्टॉक सेव करने का। तो आग लगी तो आपने स्टॉक कितना सेव कर लिया? 30,000 का स्टॉक सेव कर लिया, ठीक है। ये 30,000 का स्टॉक आपका सेव हो गया। फिर बोल रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ गुड्स एट 10% लोअर देन कॉस्ट एज ऑन 1 जनवरी 2024। बोल रहा है 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी मतलब 3 महीना पहले, 3 महीने पहले का जो स्टॉक था, 3 महीने पहले का जो स्टॉक था वो 1,08,000 था, जो कि 10% कम था। जो कि क्या था? 10% कम था। तो कैसे निकालोगे? 1,08,000, 10% कम है ना, तो ये 90 के बराबर है, तो इंटू कर दोगे 100, आ जाएगा 1,20,000। ये हो जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक। ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। परचेज लेस रिटर्न दिया 2,30,000, सेल्स लेस रिटर्न दिया हुआ है 3 लाख रुपया। सेल्स लेस रिटर्न डेट ऑफ फायर मतलब जिस दिन आग लगा तो वहां तक का सेल दिया हुआ। एक्चुअल में ना यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ ट्रेडिंग पीएल का इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही दिया रहेगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए हम इनकम्प्लीट ट्रेडिंग ट्रेडिंग बनाते हैं, इनकम्प्लीट ट्रेडिंग बनाते हैं, उसको अपने बोलते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, बट आगे आगे का सम्स कराऊंगा जो क्वेश्चन 2 उसमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा, तो उस वक्त कैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया हुआ 33.33 मतलब 1/3%, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट किस पर है? सेल पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कॉस्ट पे होता है ना तो सेल पे ले जाना पड़ता। सेल अप टू 31 मार्च 2024, ये सेल अप टू, इसका मतलब इसी दिन आग लगा था ना, तो जब आग लगने तक का सेल कितना था? आग लगने तक का सेल कितना था? देखो आग लगने तक का सेल था 3 लाख रुपीज। वही बोल रहा है कि सेल्स अप टू 31 मार्च 2024 इंक्लूड 30,000 फॉर विच गुड्स हैड नॉट बीन डिस्पैच। बोल रहा है जिस दिन आग लगा था उस दिन तक का सेल था 3 लाख रुपया, उसमें से 30,000 का जो गुड्स है वो डिस्पैच नहीं हुआ। तो जब तक आपका गुड्स डिस्पैच नहीं हुआ तब तक वो सेल नहीं माना जाएगा। तो इसमें से 30,000 आप क्या कर देंगे? माइनस कर दीजिएगा, तो जो आपका एक्चुअल सेल होगा वो 2,70,000 होगा, ठीक है। परचेज अप टू द डेट ऑफ फायर, 31 मार्च को आग लगा था, तो परचेज कहाँ तक? जिस दिन आग लगा था वहां तक का परचेज। डिड नॉट इंक्लूड 20,000 फॉर विच इनवॉइस हैड नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर। मतलब 20,000 का परचेज था, सप्लायर से इनवॉइस नहीं आया था, बिल नहीं आया था, जिसके वजह से 20,000 का परचेज रिकॉर्ड नहीं था। तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो 20,000 क्या करेंगे? अपने परचेज में ऐड कर देंगे। तो परचेज कितना है? 2,30,000, उसमें 20,000 का स्टॉक क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो टोटल परचेज कितना हो जाएगा? 2,50,000 हो जाएगा, ठीक है। कंपनी का फायर पॉलिसी है 1,50,000, कवरिंग इट्स स्टॉक ऑफ गुड्स इन गोडाउन। द पॉलिसी सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला याद है ना? पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाई क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर इनटू द एक्चुअल लॉस ड्यू टू फायर, ये फॉर्मूला होता है। असर्टेन द इंश्योरेंस क्लेम टू बी मेड। कितना इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा? बहुत बच्चे लेवल का सम्स है, 2014 ऑनर्स में आया हुआ, ऐसा नहीं कि सीयू में नहीं आया हुआ, अच्छा लेवल का सम्स है। तो अपने बनाएंगे, इसके लिए क्या बनाएंगे सर? इसके लिए बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक, जो कि 10% कम था। तो क्या निकालेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक, 1 जनवरी का दिया हुआ था ना, इसलिए मेमोरेंडम मानेंगे। तो कैसे निकालेंगे? 1,08,000 वो 90 के बराबर है, तो इंटू कर देंगे 100, कितना आ जाएगा? 1,20,000। ओके, 1,20,000।
अगर मैं परचेस की बात करूंगा, टू परचेस कितना था सर? टू परचेस, तो परचेस 2,30,000, 2,30,000 परचेस था। उस परचेस कितना था? 2,20,000 प्लस कर देंगे अनरिकॉर्डेड परचेस। अनरिकॉर्डेड कितना था? 20,000। अनरिकॉर्डेड था 20,000, तो कितना हो जाएगा? 2,50,000। 2,50,000। सेल्स की बात करूं, बाई सेल्स कितना था? 3,00,000 रुपया, माइनस गुड्स नॉट डिस्पैच्ड कितना? 30,000 का गुड्स डिस्पैच नहीं हुआ, 30,000 का, तो माइनस कर दीजिएगा, तो सेल्स कितना हो जाएगा? 2,70,000, 2,70,000, ठीक है ना। अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट, अगर मैं प्रॉफिट देखो ना, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया हुआ 33.33, इसी को बोलते हैं अपने वन थर्ड। क्या बोलते हैं? 33.33 को अपने क्या बोलते हैं? वन थर्ड। जीपी, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल कितना है? 2,70,000। 2,70,000 को वन थर्ड कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 90,000। प्रॉफिट आ जाएगा कितना? 90,000। इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ, 1,20,000 प्लस 2,50,000 प्लस 90,000 को ऐड करने के बाद कितना आएगा? 4,60,000। ये आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा? 4,60,000। 4,60,000 में से अब माइनस कर दीजिए 2,70,000, जो रिमेनिंग आ जाएगा वो आ जाएगा 1,90,000। 1,90,000 ये आ जाएगा आपका बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर, एट द टाइम ऑफ फायर, क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर, ठीक है ना, जो कि आपका बैलेंसिंग फिगर है। ओके, अब मेरे को निकालना वर्किंग नोट। वर्किंग नोट क्या निकालना सर? एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, ये निकालना एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है ना। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर, क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर कितना था? 1,90,000। उसमें से आपने सेव कर लिया था, आपका था सेल्वेज स्टॉक। सेल्वेज मतलब सेव्ड, जो स्टॉक आपने सेव्ड कर लिया था, आग से बचा लिया था, तो कितना आपने सेव्ड किया था? 30,000 आपने सेव कर दिया था, 30,000 आपने सेव कर दिया, तो 30,000 यहाँ से माइनस कर दीजिए, ये हो गया 1,60,000। ये आपका एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक है, ये हो गया आपका एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, ये आपका एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। देयरफॉर, देयरफॉर, देयरफॉर क्लेम, देयरफॉर क्लेम एज पर, एज पर एवरेज क्लॉज, एवरेज क्लॉज पॉलिसी। एवरेज क्लॉज पॉलिसी क्या बोलता है? एवरेज क्लॉज पॉलिसी बोलता है, देखिए आपका नुकसान कितना हुआ था? आपका नुकसान कितना था? आपका नुकसान था 1,60,000, ये एक्चुअल नुकसान है। पर एवरेज क्लॉज ऑफ पॉलिसी का फॉर्मूला पता क्या होता है? इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक, पॉलिसी वैल्यू एट द टाइम, पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट, एट द टाइम ऑफ फायर, एट द टाइम ऑफ फायर इनटू एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो पॉलिसी वैल्यू कितनी थी? पॉलिसी वैल्यू कितनी थी भाई? पॉलिसी वैल्यू थी 1,50,000, ये थी इसकी पॉलिसी वैल्यू 1,50,000, 1,50,000 पॉलिसी वैल्यू, ठीक है ना। 1,50,000 मिलता, अगर लॉस होता, अगर लॉस होता 1,90,000, 1,50,000 मिलता अगर लॉस होता 1,90,000, 1,50,000 मिलता अगर लॉस होता 1,90,000, कितना लॉस होता सर? 1,90,000। बट लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ 1,60,000, 1,60,000, तो कितना आ जाएगा? 1,26,316, ये आ जाएगा आपका, जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला? 1,50,000 मिलता अगर लॉस होता 1,90,000,
एक्चुअल लॉस कितना हुआ 1,60,000। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा एवरेज क्लॉज पॉलिसी का, पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर इनटू एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है ना, तो बहुत इजी क्वेश्चन था 10 नंबर का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। बट ये क्वेश्चन मस्त बेस्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर आप एक बार प्रैक्टिस करना, जरूर प्रैक्टिस करना एग्जाम में बैठने से पहले। ठीक है ना, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में अगर मेरे को हाफ एन आवर लगता है ना, मुझे कोई शिकायत नहीं है कि ये क्वेश्चन में सच में मजा वाला क्वेश्चन है और एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। 1 जनवरी 2025 1 जनवरी 2025 देयर वाज ए फायर इन द गोडाउन ऑफ मेसर्स एबीसी एंड कंपनी डिस्ट्रॉइंग अ पार्ट ऑफ स्टॉक। बोला आग लग गया गोडाउन में और स्टॉक कुछ डिस्ट्रॉय हुआ। ओके, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है ना, आग कब लगा 1 जनवरी 2025 को, स्टॉक कब दे रहा है 1 अप्रैल 2023। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपका 23-24 का है और कुछ इन्फॉर्मेशन आपका 24-25 का है। ठीक है ना, तो दो बार आपका मेमोरेंडम बनेगा, एक बनेगा प्रीवियस ईयर का मेमोरेंडम 23-24 और एक बार बनेगा आपका 24-25 का मेमोरेंडम। तो बहुत हिसाब से पढ़िएगा। तो ये ना मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तुम्हारे समझने के लिए, मैं लिख दे रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर का स्टॉक है, मैं पी वाई लिख दे रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर का इन्फॉर्मेशन है, ये भी प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन है, और ये भी प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन है, और ये भी प्रीवियस ईयर का इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, मैं आप तुम्हारे लिए अच्छे से लिख दिया कि ये जो स्टार्टिंग का 4 ट्रांजेक्शन दिया है वो प्रीवियस ईयर का इन्फॉर्मेशन है। क्या क्या दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, प्रीवियस ईयर का परचेस, प्रीवियस ईयर का सेल। सर ऐसा क्यों क्यों दिया है सर? इसलिए दिया है क्योंकि इस पूरे सम्स में प्रॉफिट मिसिंग है, इस पूरे सम्स में प्रॉफिट मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं पिछले साल का जो मेमोरेंडम है उसी को बेस बना करके अपने निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज वाई पिछले साल का दिया हुआ है। प्लस कुछ और ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अपने को पिछले साल के मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्ट करना पड़ेगा और उसी को बेस बना करके करंट ईयर में भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, समझाया नहीं, बता रहा था, बताना और समझाना अंतर होता है। मैं बता रहा था कि 2 साल का इंफॉर्मेशन इसलिए दिया था क्योंकि कुछ कर्म कांड हुआ बीच में, तो कर्म कांड को एडजस्ट करके फिर अपने काम करेंगे। तुमको समझ में आ जाएगा, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, तुम क्या टेंशन लिया है। ठीक है ना, परचेज फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से 1 जनवरी 2025, इसको बोलते हैं ना परचेज अप टू द डेट ऑफ फायर, इसको बोलते हैं सेल्स अप टू द डेट ऑफ फायर। ये लैंग्वेज थोड़ा याद करना, ये था परचेज अप टू द डेट ऑफ फायर, ये है आपका सेल्स अप टू द डेट ऑफ फायर। ये आपका है करंट ईयर का इंफॉर्मेशन और ये भी क्या है करंट ईयर का इंफॉर्मेशन। तो एक तो मैंने बाइफरकेट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कौन सा करंट इंफॉर्मेशन है, कौन सा प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझना जो मैं मार्क कर रहा हूँ, जो मार्क कर रहा हूँ। बोल रहा है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2024, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इस स्टॉक की बात। बोला जो पिछले साल का स्टॉक था 31 मार्च 2024, उसमें इंक्लूड है, उसमें इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, एबनॉर्मल आइटम 15,000। जो पिछले साल का स्टॉक है उसमें एबनॉर्मल 15,000 का स्टॉक इंक्लूड, पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में 15,000 का एबनॉर्मल स्टॉक इंक्लूड, विच वाज रिटन डाउन बाय 6,000। ओहो, बोला 15,000 का स्टॉक इंक्लूड है जिसको रिटर्न डाउन किया, जिसको रिड्यूस कर दिया 6,000 से। ठीक है, 15,000 था उसको रिड्यूस कर दिया 6,000 से। तो एक चीज मुझे बताओ ना, 15,000 का एबनॉर्मल स्टॉक था जो कि क्लोजिंग स्टॉक में ऐड था, जो कि पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में ऐड था, और बोल रहा है 6,000 से उसकी वैल्यू कम कर दिया। तो एक्चुअल में अभी की उसकी वैल्यू कितनी है, 9,000 है। ये 9,000 पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये 9,000 पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात, समझ पा रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ पा रहे हो, बोलो। नहीं समझे, दोबारा समझो। पिछले देखो, ये है पिछले साल का स्टॉक कितना 30,000, पिछले साल का स्टॉक कितना 30,000, जिसमें 15,000 का एब नॉर्मल आइटम क्या है, इंक्लूड है, इंक्लूड है। बट इस 15,000 में से 6,000 रिटर्न डाउन कर दिया, माइनस कर दिया, मतलब घटा दिया।
तो 15,000 का जो वैल्यू था अब वो 6,000 से घट गया, तो कितना होगा 9,000। तो पिछले साल के स्टॉक में से 9,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सिंपल सा मतलब ये था, ठीक है ना। ओके सर, हम लोग तो ये भी सीखे थे कि जब एब नॉर्मल स्टॉक होता है वो परचेज से माइनस करते हैं। हाँ भाई, वहां से माइनस होगा। तो पिछले साल का परचेज कितना था, 3,80,000। पिछले साल का परचेज कितना था, 3,80,000। तो इस 3,80,000 में से ये पूरा का पूरा 15,000 भी माइनस होगा। ठीक है, ठीक है। तो एक काम करूँ, पहले मैं यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन यूज करता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, वो ना कंफ्यूज जाओगे तुम लोग। मैं यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन पहले यूज करता हूँ, ठीक है ना। यहीं पे बना देता हूँ, छोटा वाला बना देता हूँ मैं। मेमोरेंडम ट्रेडिंग, मेमोरेंडम ट्रेडिंग। अच्छा, तुम लोग एग्जाम में ना थोड़ा अच्छे से लिखना। मेमोरेंडम ट्रेडिंग ऑफ मेसर्स दिस कंपनी फॉर द ईयर एंडेड ऑन, ऐसे पूरा लिखना, ठीक है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग, मेमोरेंडम ट्रेडिंग फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड क्या है, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2024। ठीक है, उसके बाद बनाते हैं अपने। मैं वो अमाउंट कॉलम ये सब नहीं लिखूंगा, तुम लिख लेना पर्टिकुलर अमाउंट, ये सब लिख लेना तुम, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। इतना तुम लोग को आइडिया हो चुका है। पहले क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। तो पिछले साल का स्टॉक कितना था भाई, 56,000, 56,000। यहाँ पर लिख दीजिए 56,000। परचेज ड्यूरिंग द ईयर 38, 3,80,000 टू परचेज, टू परचेज। तो कितना है, 3,80,000। उसमें से एब नॉर्मल स्टॉक माइनस कर दीजिए 15,000। एब नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक क्या है, 15,000 माइनस कर दिए। 3,80,000 में से 15,000 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3,65,000। अगर मैं सेल की बात करूं, बाई सेल्स, पिछले साल का सेल्स कितना दिया हुआ, 5,00,000 रुपये। पिछले साल का सेल्स कितना दिया हुआ, 5,00,000 रुपये, 5,00,000 रुपये। बाई कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक वाला भी एडजस्टमेंट थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 30,000 था, माइनस कर दीजिएगा एब नॉर्मल, माइनस कर दीजिएगा एब नॉर्मल स्टॉक, एब नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, एब नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। बट कितना करता, 15,000 था। 15,000 में से 6,000 वैल्यू कम कर दिया, तो कितना माइनस करोगे, 9,000 माइनस कर दोगे, तो कितना हो जाएगा, 21,000। अरे बोलो ना, कितना हो जाएगा, 21,000। तो जब भी आपका सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा ना, उसको आप याद कर लीजिएगा, उसको याद करो, उसको आप ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 5,21,000। ये हो जाएगा 5,21,000। माइनस कर दीजिएगा 56,000, 3,65,000। तो आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 1,00,000 रुपये। ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1,00,000 रुपया। कैसे, 5,21,000 माइनस 56,000 माइनस 365,000 आएगा 1,00,000 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, एक बार मैं और पेज ऐड कर दूं यहाँ से। ये हमारा हो चुका। अब हम लोग बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाएंगे सर, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, करेंट ईयर वाला। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ended of the 1 जनवरी, 1 जनवरी 2025। ठीक है, ओके। तो पिछले साल का क्लोजिंग, हेलो, पिछले साल का जो क्लोजिंग है वो इस साल का क्या होगा, ओपनिंग होगा। टू ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, 21,000। कितना होगा, 21,000। आगे बढ़िए, इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रहा है, परचेज अप टू द डेट ऑफ फायर, परचेज अप टू द डेट ऑफ फायर कितना है, 2,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपया। और सेल्स भी कितना है,
सेल्स का आइटम देखते हैं, पहले परचेज लिखते हैं। परचेज 2 लाख रुपए आपका क्या है, परचेज है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेल्स। सेल्स अप टू द डेट ऑफ फायर, सेल्स अप टू द डेट ऑफ फायर कितना है, 2 लाख रुपया। बट ये पूरा इंफॉर्मेशन यूज करने से पहले ना थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाना। क्या मैं बोलना चाहता हूँ, देखो 2/3 ऑफ द एबनॉर्मल आइटम। सर एबनॉर्मल आइटम कितना था, 15,000। 15,000 का 2/3 कितना होता है, 10,000। वेयर सोल्ड ऑन 30 जून 2024। ओहो, जो जो आपका 15,000 का एबनॉर्मल आइटम था, 15,000 का, उसका 2/3 यानी 10,000। 10,000 को आपने बेचा 30 जून 2024 को एट अ लॉस ऑफ 5,000। मतलब 10,000 का सामान को आपने बेचा 5,000 में, तो कितने का नुकसान हुआ, 5,000 नुकसान। ठीक है, तो बोला 10,000 का सामान आपने 5,000 के लॉस में बेचा, तो एक्चुअल सेल का दाम कितना है, 5,000 है। तो आप बताइए ना, आपका जो टोटल सेल है, आपका जो टोटल सेल वो 2 लाख का टोटल सेल है। इस इस टोटल सेल में 5,000 का ऐसा सेल है जो कि एबनॉर्मल आइटम है। आप जो सेल करते हो वो नॉर्मल आइटम का सेल करते हो, एबनॉर्मल आइटम का सेल क्यों करोगे। तो वही बोल रहा है कि 2/3 ऑफ द एबनॉर्मल आइटम सोल्ड ऑन 30 जून 2024 एट अ लॉस ऑफ 5,000। एंड आगे बोल भी दिया, दिस अमाउंट इज इंक्लूडेड इन द सेल ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड। बोल रहा है ये 2 लाख का सेल में ना ये ऐड है, सेल में से माइनस कर दो। भाई सेल्स कितना है भाई, 3 लाख रुपए, सॉरी 2 लाख रुपया, सॉरी सॉरी। बाई सेल्स कितना है, 2 लाख रुपए। लेस कर दीजिएगा एब नॉर्मल सेल, लेस कर दीजिएगा एब नॉर्मल सेल। इसको कैसे दिखाइएगा, 2/3 ऑफ 15,000 माइनस कर दीजिएगा 5,000। ठीक है, तो आ जाएगा कितना, 2/3 ऑफ 15,000 आएगा 10,000, और 10,000 में से 5,000 का लॉस पे बेचा है, 5,000 माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब अमाउंट आ जाएगा आपका 1,95,000। ये आपका अब एक्चुअल सेल आ गया 1,95,000। ठीक है, द बैलेंस ऑफ द एबनॉर्मल आइटम वेयर वैल्यूड एट अ कॉस्ट। जो बोला जो बैलेंस है, बैलेंस कितना, 1/3। अगर 2/3 बिक गया, अगर 2/3 बिक गया तो बैलेंस कितना होगा सर, 1/3 होगा। तो 1/3 को वो एबनॉर्मल आइटम को कॉस्ट पे वैल्यूड किया। मैं एक नोट लिख यहाँ पे लिखूंगा, नोट क्या लिखूंगा, देखो नोट क्या लिखूंगा। जब कंपनी क्लेम करती है ना, जब कंपनी क्लेम करती, तो कंपनी नॉर्मल आइटम का भी क्लेम करती है, जो नॉर्मल आइटम को लॉस हुआ उसका भी क्लेम करती है, जो एब नॉर्मल लॉस हुआ है, जो एब नॉर्मल लॉस उसका भी क्लेम करती है। तो अपने को जब टोटल क्लेम निकालना पड़ेगा ना, तो नॉर्मल आइटम का जो लॉस हुआ वो भी, साथ ही साथ एब नॉर्मल लॉस जो बचा हुआ इसको ऐड करके फिर क्लेम करना है, क्योंकि कंपनी को एट द एंड क्लेम करना है भाई, तो कंपनी क्यों पैसा छोड़ेगी। तो आपका 2/3 तो आपने बेच दिया, जो आपका एब नॉर्मल लॉस था उसमें आपने 2/3 बेच दिया, स्टिल आपका 1/3 बचा हुआ है। तो 15,000 था, 15,000 का 1/3 कितना होता है, 5,000 रुपया। ये 5,000 रुपया आप क्या करोगे, अपना क्लेम में ऐड करोगे, तब जाकर टोटल क्लेम का डिमांड। ठीक है ना, कैसे होगा आप दिखाता हूँ, आगे और पढ़ लो। द वैल्यू ऑफ गुड्स सेल्वेज 7,000 एंड पॉलिसी वैल्यू 50,000। बोल रहा है कि भैया 7,000 का गुड्स हमने सेव कर लिया और पॉलिसी कितनी है, 50,000। जब भी इस टाइप का रहे तो हमेशा एवरेज क्लॉज निकालना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एवरेज क्लॉज ज़्यादा बेटर होता है कंपेयर टू जनरल क्लॉज। ठीक है ना, एवरेज क्लॉज बेटर होता है, हमेशा याद रखना एक चीज़। जब मेथड वेथड मिसिंग रहे ना, ऑलवेज एवरेज क्लॉज, जब मेथड के बारे में ना बताए तो एवरेज क्लॉज बताओ। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन तो दिया उन्हें, खाली सेल्वेज स्टॉक का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और पॉलिसी वैल्यू दिया हुआ है। एक चीज़ देख रहे हो, एक चीज़ देख रहे हो ना, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट पता चल रहा है ना, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक पता चल रहा है, बट अपने को ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, अपने को ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे लिखो टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलेगा, प्रीवियस ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट का रेट निकालो, प्रीवियस ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट का रेट निकालो। प्रीवियस ईयर में आपने कितना प्रॉफिट कमाया था, 1 लाख का, आपने सेल किया था 5 लाख रुपया। ध्यान सुनिएगा,
सेल किया था 5 लाख रुपए का, प्रॉफिट कितना कमाया 1 लाख। तो आपने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया था, 1 लाख का प्रॉफिट कमाया था आउट ऑफ 5 लाख का सेल, इंटू कर दीजिए 100, आपका ग्रॉस प्रॉफिट का रेट निकल जाएगा। यहाँ पे एक नोट डाल देते हैं, ये नोट 1 है, ये नोट 2 डाल देते हैं। जीपी का कैलकुलेशन, जीपी कैलकुलेशन क्या होता है, जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालोगे, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इनटू 100। तो ये अपने प्रीवियस ईयर का निकाल रहा है, याद रखिएगा ये प्रीवियस ईयर का जो इन्फॉर्मेशन उसके बेस्ड पे निकाल रहा है, करेंट ईयर में तो कुछ बोल नहीं रहा है। तो अगर प्रीवियस ईयर में आपने 20% या 25% कमाया है तो ये अज्यूम करके चलेंगे करेंट ईयर में भी आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, प्रीवियस ईयर के बराबर। तो प्रीवियस ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 1 लाख रुपया, तो आपने 1 लाख रुपया कमाया था जब आपने 5 लाख का सेल किया था, 1 लाख रुपया कमाया था जब आपने 5 लाख का सेल किया था, इंटू कर दीजिए 100, इंटू कर दीजिए 100, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है सर, 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू कर 20%, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 20%। तो यहाँ पर भी निकाल लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। याद रखिए ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल पे होता है। तो इस साल आपने सेल कितना किया 1,95,000, आपने सेल कितना किया है 1,95,000, तो 1,95,000 का 20% कर दीजिए तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे 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 5 लाख का 20% कर दीजिए कितना आएगा 1 लाख, 5 लाख का 20% कर दीजिएगा तो 1 लाख आएगा। वैसे ही यहाँ पे भी 1,95,000 का 20% कर दीजिएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। 1,95,000 का 20% 39,000, 39,000। अब आप इसको ऐड करिए, क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। 21,000, 2 लाख और 39,000 कितना आ रहा है भाई 2,60,000, यहाँ पे कितना आ रहा है 2,60,000, माइनस कर दीजिए 1,95,000, माइनस कर दीजिए 1,95,000, 2,60,000 से माइनस कर दीजिए 1,95,000, कितना आ रहा है सर 65,000 आ रहा है। तो ये हो गया आपका बाई क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर, एट द डेट ऑफ एट द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगा था उस दिन गोडाउन में 65,000 का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ था। ठीक है, अब निकालते हैं वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3 निकालेंगे, वर्किंग नोट 3। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लेम टू बी मेड फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक, claim to be made for the loss of stock, claim to be made for the loss of stock। यहाँ आप लिखेंगे स्टॉक, स्टॉक ऑफ लॉस, स्टॉक ऑफ लॉस एट द टाइम ऑफ फायर, स्टॉक ऑफ लॉस एट द टाइम ऑफ फायर, टाइम ऑफ फायर कितना है भाई, कितना का लॉस है 65,000। इसमें ऐड कर दीजिएगा एबनॉर्मल, एबनॉर्मल आइटम्स। देखिए 15,000 था, 15,000 का 1/3 बचा हुआ है, कितना आ जाएगा 5,000। तो ये आपका 70,000 का आप टोटल क्लेम करोगे। ये हो गया आपका टोटल क्लेम अमाउंट, ये हो गया आपका टोटल क्लेम, सॉरी ये होगा आपका ग्रॉस क्लेम, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ टोटल क्लेम होगा ग्रॉस टोटल क्लेम। इसमें से आप लेस कर दीजिएगा सेल्वेज स्टॉक, सेल्वेज स्टॉक, तो सेल्वेज स्टॉक कितने का था 7,000, तो 7,000 आपका सेल्वेज स्टॉक था। तो 7,000 आप माइनस कर दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे 7,000 क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 63,000 विच इज एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। अब निकालेंगे क्लेम एज पर, क्लेम एज पर एवरेज क्लॉज पॉलिसी। इसके हिसाब से क्लेम क्या निकलेगा, सिंपल सी बात है, आपका पॉलिसी कितना था, पॉलिसी कितना था, पॉलिसी था 50,000, पॉलिसी कितना था 50,000, तो 50,000 रुपया मिलता अगर नॉर्मल और एबनॉर्मल मिलाकर के 70,000 का लॉस होता। 50,000 मिलता अगर नॉर्मल और एबनॉर्मल मिलाकर के लॉस कितना होता 70,000।
बट एक्चुअल लॉस कितना हो गया 63,000। ठीक है, तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा यहाँ पे। जब एब नॉर्मल आइटम दिया रहेगा ना, तो क्लोजिंग स्टॉक में एब नॉर्मल आइटम ऐड कर देना। जैसे 65 में 5,000 ऐड करके 70 कर दिया, तो 50,000 मिलता अगर लॉस होता 70 का, बट लॉस कितना हुआ 63 का। 50,000 मिलता, लॉस होता 70 का, और लॉस हुआ 63 का। कितना होगा 45,000। 45,000 यही क्लेम होगा, क्लेम्ड बाई कंपनी। कंपनी इतने अमाउंट का क्लेम करेगी। ठीक है, यही अमाउंट कंपनी क्लेम करेगी, यही आपका आंसर है। यही आपका आंसर है 45,000। ठीक है, ओके। तो आपका वन ऑफ द मेथड मैंने सिखा दिया। देखिए ये वाला जो मेथड था, ये वाला जो मेथड था मैंने आपको सिखा दिया। सर इस मेथड का नाम क्या है? इस मेथड का नाम क्या है? लॉस ऑफ स्टॉक। अब अनादर मेथड चालू होगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट। अनादर मेथड चालू होगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट। नोट्स है, नोट्स का जो लिंक है, मतलब पीडीएफ का जो लिंक है, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां से आराम से नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। आओ स्टार्ट करते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्या स्टार्ट करते हैं सर? लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, लॉस ऑफ प्रॉफिट में टोटल आपके 6 स्टेप है, 1 2 3 4। ठीक है, 5 6। ठीक है, ये अगर आप ये 6 स्टेप समझ जाते हैं तो आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट हो जाए। ये थोड़ा सा स्टूडेंट को तकलीफ देता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट थोड़ा सा तकलीफ देता है, बट कोई बात नहीं है। आपको अगर ये 6 स्टेप, मैं ना पूरा ये 6 स्टेप आपको 5 मिनट में याद करा दूँ, पर ये 6 स्टेप अच्छे से आपको सुनना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप 1 क्या बोलता है? कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। सर शॉर्ट सेल का मतलब क्या होता है बता रहा हूँ, पहले स्टेप का नाम देख लो ना, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। फिर स्टेप 2 क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। अभी निकाले थे ना पिछले सम्स में ग्रॉस प्रॉफिट, कि 1 लाख रुपया कमाया था आउट ऑफ 5 लाख का सेल में, इंटू करके 100 आया था तुम्हारा 20%। ऐसे ही यहाँ पे भी बोला है, यहाँ पे भी सेम रहेगा कि पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पिछले साल का सेल, इंटू कर दोगे 100, आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। फिर बोल रहा है कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। कैसे निकालोगे? शॉर्ट सेल इंटू द जीपी रेट। तो स्टेप 1 में निकालना है शॉर्ट सेल, स्टेप 2 में निकालना है जीपी रेट, स्टेप 3 में निकालना है लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालोगे? शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेट, शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेट। 3 स्टेप याद होना चाहिए आपको। पहला स्टेप है सर कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल निकालेंगे। सेकेंड स्टेप पे अपना निकालेंगे जीपी रेट का परसेंटेज, मतलब प्रीवियस ईयर का डेटा के हिसाब से जीपी रेट का परसेंटेज निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है? प्रीवियस ईयर ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल इनटू कर देंगे 100। और तीसरा स्टेप बोल रहा है अपने निकालेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट। और लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेट। वेरी गुड। क्वेश्चन 4, सॉरी स्टेप 4, कैलकुलेशन ऑफ अलाउड इंक्रीज इन वर्किंग एक्सपेंसेस। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ अलाउड इंक्रीज इन वर्किंग एक्सपेंसेस। सर इसका मतलब क्या है? देखो जब गोडाउन में आग लगता है, जैसे होता ना, जब तबीयत खराब होती है, तबीयत खराब होने से फिर नॉर्मल लाइफ स्टाइल में आने के लिए ना अपने को क्या करना पड़ता है? अपने को मल्टीविटामिन खाना पड़ता है, फ्रूट्स खाना पड़ता है, अच्छे डाइट लेना पड़ता है ना, अच्छा डाइट लेना पड़ता है। तो नॉर्मल डेज में अगर आप फ्रूट्स नहीं खाते हो, मल्टीविटामिन नहीं खाते हो, दूध वगैरह नहीं पीते हो, बट अगर बीमार पड़ जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं बॉडी को रिकवरी करने के लिए अपने क्या करते हैं? एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं। होता है ना, मल्टीविटामिन खाएंगे, टाइम पे दूध पिएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, जिससे बॉडी में एनर्जी आए और अपने रिकवर हो जाए। वैसे ही एक गोडाउन है, एक गोडाउन में भैया आग लग गया। ठीक है, अब इस गोडाउन को फिर से दोबारा पिछले जैसा करने के लिए, प्रीवियस ईयर का इम्पैक्ट डालने के लिए क्या करोगे? क्या करोगे? गोडाउन को पहले बात रेनोवेट कराओगे, प्लस जो कस्टमर टूट गए हैं उन कस्टमर को वापस लाने के लिए क्या करोगे? एडवर्टीजमेंट कराओगे। जो स्टाफ बेचारे जल गए थे या भाग गए थे, मान लो कोई स्टाफ जल गया था तो उसका इलाज कराओगे। कोई स्टाफ चला गया था कि नहीं डर नहीं हम नहीं आएंगे, दोबारा आग लग जाएगा, तो उसको आप एक्स्ट्रा सैलरी देके बुलाओगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ट्रेन पटरी से उतर गया है तो दोबारा पटरी पे लाने के लिए, दोबारा पटरी पे लाने के लिए आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। एक बार बॉडी खराब हो जाती है, दोबारा बॉडी को सही करने में एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है। वही सेम चीज है कि आपको अलाउड इंक्रीज इन वर्किंग एक्सपेंसेस, जो आपका खर्चा बढ़ा है। क्यों खर्चा बढ़ा है? क्योंकि आग लग गया गोडाउन में, दैट इज वाई खर्चा बढ़ा है। भाई कितना खर्चा अलाउ करोगे उसका कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे।
अब ऐसा थोड़ी है कि गोडाउन में आग लगे तो सारा का सारा खर्चा आग के नाम पे डाल दोगे, ऐसा नहीं है। कुछ लिमिटेशन है कि भैया इतना ही खर्चा अलाउ करेंगे, उससे ज़्यादा खर्चा अलाउ नहीं करेंगे। सर वो लिमिटेशन क्या है? ए बी सी में से विच एवर इज लोअर, ए बी सी में से विच एवर इज लोअर, इन तीनों में से जो लोअर होगा उसी को अलाउ किया जाएगा एज ए एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो सर ए बी क्या है? ए क्या है? एक्चुअल इंक्रीज इन वर्किंग एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक्चुअल खर्चा कितना बढ़ा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। एक्चुअल इंक्रीज इन वर्किंग एक्सपेंडिचर इनटू द कवरेज रिक्वायर्ड। सर ये कवरेज रिक्वायर्ड क्या होता? कवरेज रिसीव्ड प्लस स्टैंडिंग चार्जेस विच एवर इज स्टैंडिंग चार्जेस विच इज अनइंश्योर्ड। आपको मैं एक चीज बताऊं, ये वाला जो वर्किंग है ना, मैं सॉल्यूशन जब करूंगा तो उसके साथ में सिखाऊंगा तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, प्लीज। अदरवाइज तुमको क्या लगेगा ना कि मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज बोल रहा हूँ, तुमको समझ में नहीं आया, ठीक है ना। तो मैं तुमको स्टेप 4 छोड़ करके मैं सारा का सारा स्टेप तुमको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि स्टेप 4 जब तक सम्स नहीं कराऊंगा ना तब तक तुमको मजा नहीं आएगा। एक बार मैं सम्स कराऊंगा तो तुमको स्टेप 4 ज्यादा प्रैक्टिकल समझ में आएगा। तो फिलहाल के लिए स्टेप 4 को मैं इग्नोर करता हूँ, स्टेप 5 और स्टेप 6 सिखा देता हूँ। स्टेप 5 क्या बोलता है? कैलकुलेट द सेविंग इन एक्सपेंसेस, क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर कुछ सेविंग विंग कर लिए हो तो वो भी आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। स्टेप 6 पता क्या बोलता है? टोटल लॉस ऑफ टोटल लॉस फॉर द पर्पज ऑफ क्लेम, सिंपली बोलता है स्टेप 3 और स्टेप 4 माइनस स्टेप 5। तो स्टेप 6 पता क्या बोलता है? 3 और 4 को ऐड करो, 5 को माइनस कर दो, मतलब समझ रहे हो? जो 3 में अमाउंट आया और जो 4 में अमाउंट आया, दोनों को ऐड कर दो और जो आपने सेविंग किया था वो क्या कर दो? माइनस कर दो। निकल जाएगा तुम्हारा टोटल लॉस फॉर द पर्पज ऑफ क्लेम, टोटल लॉस ऑफ क्लेम निकल जाएगा, ठीक है ना। तो स्टेप 4 अभी क्या है मैं नहीं सिखाया, क्योंकि वो मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो तुमको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, होता ना पिक्चर क्लैरिटी तुमको ज्यादा समझ में आएगा। तो फिलहाल के लिए मैं तुमको स्टेप्स याद करा दे रहा हूँ। स्टेप 1 क्या बोलता था? स्टेप 1 क्या बोलता, बोलिए ना, स्टेप 1 क्या बोलता था? स्टेप 1 बोलता था कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। स्टेप 2 क्या बोलता था? कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर डेटा। फॉर्मूला क्या होगा? प्रीवियस ईयर सेल डिवाइडेड प्रीवियस ईयर ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल इनटू कर देंगे 100। स्टेप 3 क्या बोलता था? अपने को निकालना था लॉस ऑफ प्रॉफिट। कैसे निकालोगे? शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेट, शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेट, जो जीपी रेट निकाले ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकाले, शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेट। स्टेप 4 क्या है? अलाउ एक्सपेंडिचर ड्यू टू द इंक्रीज इन एबनॉर्मल एक्टिविटी। फायर वेयर लगने के बाद जो मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, वो एक्स्ट्रा कितना खर्चा अलाउ होगा वो निकालेंगे स्टेप 4 में। कैसे निकलेगा? सम्स में देख लेंगे। स्टेप 5 क्या बोलता है? ये वाला स्टेप 5 क्या बोलता है? कैलकुलेट द सेविंग इन एक्सपेंसेस, कुछ नहीं, क्वेश्चन में दिया रहेगा। और स्टेप 6 क्या बोलता है? 3 + 4, स्टेप 3 प्लस स्टेप 4 माइनस स्टेप 5, आगे आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। एक्चुअल में पता है, एक्चुअल पता है क्वेश्चन में ना लगभग सब कुछ दिया रहेगा, बस तुमको खाली स्टेप्स याद रहेगा तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन करा दे तुमको, ये तुम्हारे बेसिक के लिए, करवा रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे बेसिक के लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रेडिंग पीएल अकाउंट लॉस अकाउंट, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड पीएल लॉस अकाउंट you are required to calculate the GP for the purpose of insurance claim। आपको जीपी निकालना है, ट्रेडिंग एंड पीएल लॉस फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ, परचेज दिया हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ, जीपी दिया हुआ, सेल दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ, बाई जीपी दिया हुआ, सारे के सारे खर्चे दिए हुए, ठीक है ना। स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 90,000, जो स्टैंडिंग चार्जेस है वो 90,000 इंश्योर्ड है, ठीक है। जीपी रेट निकालना है, जीपी रेट निकालना, तो जीपी रेट कैसे निकालोगे? देखो आपका नेट प्रॉफिट कितना है? 1,10,000, और ये इंश्योर्ड। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब क्या होता है बता रहा हूँ। अगर ये इंश्योर्ड है ना तो इसको आप ऐड कर दीजिएगा, 1,10,000, 1,10,000 में ये जो इंश्योरेंस वाला पैसा मिलेगा ये भी क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाई सेल कितना है आपका 10 लाख, इंटू कर दीजिएगा 100, इंटू कर दीजिए 100, आ जाएगा 20%। अगर
प्रॉफिट अकाउंट नॉट, अगर प्रॉफिट अकाउंट शो नेट लॉस, अगर प्रॉफिट अकाउंट नेट लॉस शो कर रहा है, इस केस में क्या होगा, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस प्रोपोर्शनेट नेट लॉस विद द प्रोपोर्शनेट टू द इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। क्या काम का है सर, मैं आपको बताऊं एक चीज़, मैं आपको एक चीज़ बताऊं ना, यहाँ पे काम नहीं आएगा, मैं तुमको ना डायरेक्टली एक सम्स कराता हूँ, ठीक है ना, ये सम्स कराता हूँ, देखो ना, बोला ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सम्स कराता हूँ, ये अगर सम्स कर लिए तुम ना, तो अब इसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, देखो ये तो मैं ऐसे तुमको बेसिक करवा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं तुम कोशिश करूंगा एक क्वेश्चन कराऊंगा लॉस ऑफ स्टॉक का, अगर वो कर लिया ना तुम्हारा लॉस ऑफ स्टॉक क्लियर हो गया। पहले एक इंपॉर्टेंट सम्स करा देता हूँ, ठीक है। तो इस इंपॉर्टेंट सम्स में क्या होगा ना, जो वर्ड है ना, शॉर्ट सेल क्या होता है, स्टैंडिंग चार्जेस क्या होता है, ये सब तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और सारे के सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। ये फायदा है इस सम से, तो ये सम्स आओ अच्छे से कर लेते हैं। उसके बाद अपना देखो ना, क्वेश्चन 3, ये लॉस ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन है, ये आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन 4 ये आपका उसका क्वेश्चन है, लॉस ऑफ प्रॉफिट सेकंड मेथड का क्वेश्चन है, अपने क्वेश्चन 4 2020 ऑनर्स में आया, तो ये सेकंड मेथड का क्वेश्चन। ये वाला भी आपका लॉस ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन है, मतलब मेथड 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपने ना इसके बाद ये जो क्वेश्चन 4 है, ये क्वेश्चन 4 कर लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। आओ ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन, उसके बाद लॉस ऑफ स्टॉक वाला क्वेश्चन जो 2020 में आया वो सॉल्व कर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्चुअल में ये लॉस ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन है, मैं तुमको जो क्वेश्चन कराऊंगा वो लॉस ऑफ प्रॉफिट क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये वाले क्वेश्चन, ये वाला है, अगर ये क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो 2020 में जो क्वेश्चन आया था वो कवर हो जाएगा, 2020 में जो क्वेश्चन आया था वो इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन कर लेते हो। देखो कैसे होगा, कैसे होगा, ध्यान सुनना। इस क्वेश्चन में सारे के सारे स्टेप क्या है, तुम्हारे इंक्लूडेड है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट द लॉस ऑफ क्लेम। डेट ऑफ फायर 1 सितंबर, 1 सितंबर को आग लगा था भाई, ठीक है, 1 सितंबर को आग लगा था, ठीक है ना। इंडिमिनिटी पीरियड फॉर 6 मंथ, सर इंडिमिनिटी पीरियड का मतलब क्या है, 1 सितंबर को आग लगा तो यहां से 6 मंथ तक बिजनेस को लगेगा रिकवरी करने में, तो रिकवरी पीरियड को अपने क्या बोलते हैं, इंडिमिनिटी पीरियड बोलते हैं ना, बुरा वक्त, तो मैक्सिमम कितना है, 6 महीना बुरा वक्त है। जिस दिन आग लगा वहां से 6 मंथ लगेगा बिजनेस को नॉर्मल ऑपरेट करने में, दैट इज कॉल्ड इंडिमिनिटी पीरियड, ओके। तो तुमको ना थोड़ा सा मैं बेसिक पहले बता दूं, पहले थोड़ा सा बेसिक बता दूं। एक होता, देखो ध्यान सुनना, मान लो आग लगा इस दिन, ध्यान सुनना, आग लगा इस दिन, ठीक है ना। तो आग लगा तुम्हारा 1 सितंबर 2024, तो इस दिन आग लगा 1 सितंबर 2024 को आग लगा, और मुझे लग रहा है कि 7 मंथ तक लगेगा मुझे रिकवरी करने में। तो 1 सितंबर से 7 मंथ कितना होता है, 31 मार्च 2025। इसी 7 मंथ को, ये जो 7 मंथ है इसको अपने बोलेंगे इंडिमिनिटी पीरियड, और इस दौरान जो भी मैं सेल करूंगा इसको बोलेंगे एक्चुअल सेल। देखो आग लगा 1 सितंबर 2024, मुझे लगा कि भैया 7 महीना लगेगा मुझे रिकवरी करने में, नॉर्मल ऑपरेशन करने में, तो 1 सितंबर से 7 महीना कितना होगा, फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 2025, ठीक है। तो इस 7 महीने को बोलेंगे इंडिमिनिटी पीरियड, रिकवरी पीरियड, ठीक है। और इस दौरान जो भी आप सेल करोगे ना इसको बोलेंगे एक्चुअल, मतलब इंडिमिनिटी पीरियड के दौरान, इंडिमिनिटी पीरियड के दौरान जो भी सेल करोगे उसको बोलेंगे एक्चुअल सेल, ठीक है ना। अब एक आता है स्टैंडर्ड सेल। आग कब लगा, आग कब लगा, 1 सितंबर 2024, उस दिन आग लगा, वहां से इंडिमिनिटी पीरियड कितना है, 7 महीना, ठीक है। तो 7 महीना कितना होगा, 31 मार्च 2025, ये ना 7 महीना होगा। इसके ठीक पिछले साल, इसके ठीक पिछले साल, तो इसके ठीक पिछले साल क्या होगा, 1 सितंबर 2023, और उससे 7 महीना कर दो 31 मार्च 2024। इस पीरियड का जो सेल होता है ना इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल, मतलब इंडिमिनिटी पीरियड का प्रीवियस ईयर। सर इंडिमिनिटी पीरियड क्या होगा, मेरे को दोबारा समझाना, मेरे को दोबारा समझाना, मुझे लग रहा तुमको समझ में नहीं आ रहा, सुनो ना, सुनो ना, मैं तुमको यहाँ समझाता हूँ, जो हम लोग का सम्स था ना ऑल स्टेप, यहाँ समझाता हूँ तुमको, मैं यहाँ समझाता हूँ तुमको, मैं यहाँ समझाता हूँ, यहाँ समझाता हूँ, ठीक है ना। सुनो ना, आग कब लगा, सॉरी 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 सॉरी, 1 सितंबर 2023, इस दिन फायर टुक प्लेस, फायर
टुक प्लेस, इस दिन आग लगा। मुझे लग रहा है 7 मंथ लगेगा रिकवरी करने में। रिकवरी मतलब नॉर्मल ऑपरेशन आने में। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, इंडिमिनिटी पीरियड, भरपाई पीरियड बोलते हैं, इंडिमिनिटी पीरियड बोलते हैं इसको, इंडिमिनिटी पीरियड। तो कितना होगा, 31 मार्च 2024। अच्छा ये 24 कर ये 25 कर लेते हैं जो एग्जाम्पल था। तो फर्स्ट सितंबर 2024 को आग लगा और मुझे लग रहा है कि 7 महीना तक लगेगा रिकवरी करने में, ठीक है ना। ये 7 महीना क्या होगा, इंडिमिनिटी पीरियड। इसका ठीक पिछले साल इसका ठीक पिछले साल क्या होगा, 1 सितंबर 2023 से लेकर के 7 महीना जोड़ो ना, कितना होगा सर, 31 मार्च 2024। ये हो गया 7 मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर, 7 मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर। तो एक सितंबर 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 ये जो पीरियड हुआ, इस पीरियड के दौरान जो भी सेल होगा, इस पीरियड के दौरान जो भी सेल होगा उसको अपने बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल मतलब जिस दिन आग लगा वहां से 7 महीना लगेगा मुझे रिकवरी करने में, दैट इज कॉल्ड इंडिमिनिटी पीरियड। और इंडिमिनिटी पीरियड के दौरान जो भी सेल होगा, इस दौरान जो भी सेल होगा इसको अपने बोलेंगे एक्चुअल सेल। क्या बोलेंगे, एक्चुअल सेल, ठीक है। और इंडिमिनिटी पीरियड के ठीक प्रीवियस ईयर, वहां से जहां से आग लगा वहां से प्रीवियस ईयर काउंट करोगे, यानी कि 1 सितंबर 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 उस दौरान जो भी सेल होगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल। तो इस डायग्राम से मैंने 3 टॉपिक क्लियर कर दिया। पहला टॉपिक ये, इंडिमिनिटी पीरियड क्या होता, रिकवरी पीरियड, उस दौरान जो सेल करोगे एक्चुअल सेल, ठीक उसके पिछले साल का जो पीरियड होगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल, ठीक है ना। होपफुली 3 टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया आपका, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो डेट ऑफ फायर 1 सितंबर, इंडिमिनिटी पीरियड कितना है, 6 मंथ, पीरियड ऑफ डिसरप्शन सितंबर टू फरवरी, मतलब यही 6 महीना है। सितंबर से 6 मंथ कितना होगा, सितंबर से 6 मंथ होता फरवरी, मतलब इतने दिन तक अपना बिजनेस क्या रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा। डिस्टर्ब मतलब रिकवरी करने में बहुत मेहनत लगेगी, आया हो सामने। फरवरी के बाद अपना बिजनेस क्या होगा, नॉर्मल होगा। पॉलिसी जो मैंने इंश्योरेंस करवाया था उसका पॉलिसी कितना है, 1,08,900, ठीक है। सेल्स वेयर ₹6 लाख, ये 6 लाख का सेल है, फॉर प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च, ये पिछले साल का सेल है, ये पिछले साल का सेल है। सेल्स वेयर 6 लाख फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च, ये पिछले साल का सेल दिया हुआ 6 लाख रुपया, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कितना दिया हुआ, 36,000, जिसमें इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, मतलब ये चार्ज के ऊपर ये जो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब क्या होता है ना, जिसे अपने को पता है कि ये खर्चा मेरा हो सकता है, उसके लिए मैंने इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है ना। तो वो कितना है, 72,000, ओके। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज कितना है, 6,000। रेट ऑफ जीपी कितना है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 18%। टर्नओवर ड्यूरिंग द डिसरप्शन पीरियड, मतलब ये 6 मंथ का टर्नओवर है, जो पीरियड डिस्टर्ब था, मतलब जिस दिन आग लगा वहां से 6 महीने का पीरियड क्या था, डिस्टर्ब पीरियड था, इंडिमिनिटी पीरियड था, उसका टर्नओवर दिया, इसको बोलेंगे एक्चुअल सेल। क्या बोलेंगे, एक्चुअल सेल। एनुअल टर्नओवर फॉर द 12 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर, 6,60,000। क्या बोल रहा है, एनुअल टर्नओवर फॉर द 12 मंथ, मतलब पिछले साल का एनुअल टर्नओवर दिया हुआ है, कहां से, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगा वहां से ठीक 1 साल पीछे, जिस दिन आग लगा वहां से ठीक 1 साल पीछे का टर्नओवर दिया हुआ है 6,60,000। घबराओ मत, सीए इंटर का सम्स करवा रहा हूँ, ये सम्स कर लोगे ना, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं आने वाला है, समझ रहे हो ना। स्टैंडर्ड टर्नओवर खुल के बोल दिया, स्टैंडर्ड टर्नओवर का मतलब क्या होता है, इंडेमनिटी पीरियड का ठीक पिछला वाला साल, इंडेमनिटी पीरियड का ठीक पिछला वाला साल, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल। कितना दिया, 2,25,000, ठीक है। इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल 12,000, बोल रहा ये आग उग लगने की वजह से 12,000 का एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। विद सेविंग इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 4,500, सेविंग कितना, 4,500, ठीक है ना। तो सेविंग है 4,500, जो कि स्टेप 5 है। रिड्यूस टर्नओवर अवॉइड थ्रू इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 30,000, ठीक है ना। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है,
इंक्रीज इन रेट ऑफ जीपी 2%, मतलब पिछले पिछले साल के कंपेयर में, पिछले साल कंपेयर में जो जीपी है वो 2% बढ़ गया है। तो पिछले साल कितना था 18%, इस साल कितना है 2%, कितना हो गया 20%। इंक्रीज इन टर्नओवर स्टैंडर्ड एंड एनुअल 10%, ठीक है ना, इंक्रीज इन टर्नओवर स्टैंडर्ड एंड एनुअल 10%। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का पीडीएफ मैं तुमको दे दूंगा, टेंशन मत लो, पर इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है। ये क्वेश्चन अगर तुम कर लेते हो तो लॉस ऑफ प्रॉफिट का इससे बेटर क्वेश्चन तुमको बीकॉम में नहीं मिलेगा करने का। वैसे भी ये सीएमए इंटर का क्वेश्चन है, ठीक है, सीएमए इंटर या सी इंटर का ऐसे उसी का क्वेश्चन है। तो अपने सोल्यूशन देखते हैं। करेंट ईयर, मैं तो जो रेगुलर बैच वाले स्टूडेंट उनका तो मैंने करवा ही दिया, तो वो लोग जानते ही हैं। करेंट ईयर जीपी रेट कितना 18 + 2 20% करेंट ईयर है। अगर मुझे शॉर्ट सेल निकालना है तो शॉर्ट सेल होता है तुम्हारा स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल, स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल। स्टैंडर्ड सेल क्या होता है, इंडेमनिटी पीरियड के ठीक पिछले साल वाला सेल। तो स्टैंडर्ड सेल दिया था 2,25,000 और एक्चुअल सेल दिया था 67,500। तो मेरा जो शॉर्ट सेल आ गया वो 1,80,000। तो पिछले साल हमने, सुनो ना, पिछले साल जब आग नहीं लगा था तो हम लोगों ने कमाया था। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बोला था, मैं भूल गया, यहाँ पे एक चीज बोला था, क्या बोला था वो, इंक्रीज इन टर्नओवर स्टैंडर्ड सेल 10% बढ़ गया पिछले साल के कंपेयर में। जो हमारा स्टैंडर्ड सेल है वो 10% बढ़ गया, जो हमारा स्टैंडर्ड सेल है वो 10% बढ़ गया। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, 2,25,000 जो कि पिछले साल का स्टैंडर्ड सेल 10% बढ़ गया ना, तो 110 कर देना। अगर 20 रहेगा तो 120 कर देना। तो 2,25,000 का 10% मतलब 110% माइनस कर देना 67,500 जो कि आपका एक्चुअल सेल है इंडिमनिटी पीरियड वाला। तो ये जो अमाउंट आ जाएगा वो आपका हो जाएगा शॉर्ट सेल। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे स्टेप 3, शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेट। तो शॉर्ट सेल था इतना, जीपी रेट कितना था 36,000, है ना। ये हो गया स्टेप 1, ये हो गया स्टेप 2, ये हो गया स्टेप 3। अब करेंगे स्टेप 4। स्टेप 4 में पहला एक्चुअल वर्किंग एक्सपेंसेस, मतलब लॉस के वजह से एक्स्ट्रा खर्चा कितना हुआ 12,000। कहाँ दिया हुआ, कहाँ दिया हुआ 12,000, देख लीजिए, देख लीजिए। इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल 12,000, 12,000 खर्चा हुआ। अब सेकंड बोलता है एक्चुअल एक्सपेंसेस। देखिए बीकॉम के बुक में ये नहीं दिया रहता, जो कि गलत है। बीकॉम के बुक में ये स्टेप पूरा का पूरा हटा देता है लोग, ठीक है। आई डोंट नो टीचर्स करवा रहे कि नहीं करवा रहे, पर बीकॉम के बुक में ये स्टेप है ही नहीं, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा आपको। तो ये वाला स्टेप क्या है, एक्चुअल एक्सपेंसेस इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना था 12,000 इनटू नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ सम्स में 36,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना दिया हुआ 72,000 दिया हुआ, देख लो यहाँ पे, देख लो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 36,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज दिया हुआ 72,000 और अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज दिया हुआ 6,000। सब कुछ दिया हुआ सम्स में, सम्स में सब कुछ दिया हुआ। ये डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। जब बोलेगा टोटल स्टैंडिंग चार्जेस मतलब इंश्योर्ड प्लस अनइंश्योर्ड, तो इंश्योर्ड था 72,000, अनइंश्योर्ड कितना था 6,000। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अमाउंट आएगा। थर्ड क्या बोलता है, जीपी रेट इनटू सेल्स जनरेटेड ड्यू टू द इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, सेल्स जनरेटेड ड्यू टू द इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। यहाँ पे दिया हुआ, देखो यहाँ पे दिया हुआ रिड्यूस टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू द इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 30,000। बोला 30,000 जो हमारा टर्नओवर है वो बढ़ा है ड्यू टू वो जो मैंने 12,000 खर्चा किया ना, याद करो ये जो एक्चुअल एक्सपेंसेस, ये एक्चुअल एक्सपेंसेस आप क्यों करते हो, एडवर्टीजमेंट कराते हो, गोडाउन वगैरह सही करवाते हो, जगह जगह होर्डिंग लगवाते हो, तो सेल्स बढ़ेगा ना। तो जो आपने खर्चा किया उस खर्चे की वजह से सेल कितना बढ़ा है 30,000। तुमको बोले थे ना कि जो खर्चा होता है उस खर्चे की वजह से सेल्स बढ़ता है, तो जो खर्चा हुआ उसकी वजह से सेल्स बढ़ा है 30,000। तो जीपी रेट इनटू सेल्स इंक्रीज ड्यू टू डेट एक्सपेंडिचर, वो जो 12,000 किए थे ना उसके वजह से सेल्स कितना बढ़ा है 30,000। तो इसका कितना आ जाएगा 6,000। अब इसका लोअर लेना है 12,000, इसका और इसका लोअर कितना होगा 6,000। यही हमारा जो कंक्लूजन है 6,000 विच इज एडिशनल एक्सपेंसेस अप्लीकेबल फॉर इंश्योरेंस क्लेम। तो इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है भैया 6,000 ही आपने खर्चा किया, 12,000 हमको फर्क नहीं पड़ता, हम 6,000 ही अलाउ करेंगे। और सेविंग कितना दिया हुआ है 4,500। तो ग्रॉस क्लेम कैसे करोगे, स्टेप 3 प्लस स्टेप 4। स्टेप 3 कितना था 36,000, देख लो स्टेप 3 कितना था 36,000, स्टेप 4 कितना था 6,000 और स्टेप 5 कितना था 4,500 का आपका सेविंग है। वो माइनस करने के बाद ये अमाउंट आ जाएगा। तो नेट क्लेम मतलब एवरेज क्लॉज निकालेंगे, तो पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल वैल्यू इनटू द ग्रॉस क्लेम, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो गया,
यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो गया, पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल वैल्यू इनटू द ग्रॉस क्लेम। तो पॉलिसी वैल्यू कितना दिया है 108900, ये सम्स में दिया है, डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल वैल्यू इनटू द ग्रॉस क्लेम। तो ये जो अमाउंट आया ये तो हो गया आपका ग्रॉस क्लेम 37500। अब ये इंश्योरेबल वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो इंश्योरेबल वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ देखो इंश्योरेबल वैल्यू निकलता है आपका टर्नओवर, ठीक है। तो जो पिछले साल का टर्नओवर था, याद करो 12 मंथ का टर्नओवर था, तो पिछले साल का टर्नओवर कितना था 6,60,000, उसमें आपको बोला है 10% का ग्रोथ चाहिए, 10% का ग्रोथ चाहिए, देखो 10% का ग्रोथ चाहिए, इंक्रीज इन टर्नओवर, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे वो एनुअल हो, ठीक है। तो आपका पिछले 12 मंथ का जो सेल था, पिछले 12 मंथ का जो सेल था यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो ना, एनुअल टर्नओवर फॉर द 12 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग, मतलब पिछले साल का, तो पिछले साल का सेल है 6,60,000 और बोल रहा 10% का ग्रोथ ऐड करना, तो 10% ऐड कर दीजिए, 10% ऐड कर दिए तो 6,60,000 का 10% कितना होगा 7,26,000। तो ये हमारा हो गया करेंट टर्नओवर सेल, ठीक है ना। उसका प्रॉफिट कितना होगा 20%, कितना होगा 1,45,200। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंश्योरेबल वैल्यू। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, देखो जब हम कंपनी को ना, कंपनी जब हम क्लेम करेंगे तो कंपनी को ये बोल के क्लेम करेंगे कि अगर आग नहीं लगता, अगर आग नहीं लगता तो मेरा टर्नओवर इतना होता और उसमें से मैं 20% प्रॉफिट कमाता, तो आग के वजह से, आग के वजह से मेरा लॉस हो गया। अगर आग नहीं लगता तो पिछले साल का टर्नओवर कितना था 6,60,000, 10% मैं इस साल ग्रोथ लाता तो मेरा टर्नओवर कितना हो जाता 7,26,000 और मेरा प्रॉफिट कितना था 20%, तो 7,26,000 का 20% मैं कमाता, कितना कमाता 1,45,200 कमाता, बट आग लग गया ना, आग की वजह से मैं नहीं कमा पाया। तो आप इंश्योरेंस कंपनी से भरपाई लोगे, कंपनसेशन लोगे। तो फॉर्मूला क्या था, पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल वैल्यू इनटू द ग्रॉस क्लेम। तो ये आपका पॉलिसी वैल्यू ये है, इंश्योरेबल वैल्यू आपका निकल गया, इनटू द ग्रॉस क्लेम आपका आ गया 37,500, तो आ जाएगा 28,125, यही आपका नेट क्लेम होगा, यही आपका नेट क्लेम होगा। अब आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, इस पूरे सम्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इस पूरे सम्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 स्टेप। पहला, आपको सबसे पहले शॉर्ट सेल निकालना पड़ेगा। शॉर्ट सेल कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल। स्टैंडर्ड सेल का मतलब होता है इंडेमनिटी पीरियड, जो आपका भरपाई वाला पीरियड है, जो रिकवरी पीरियड है, उसके ठीक पिछले साल वाला पीरियड, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल। और इंडेमनिटी पीरियड के दौरान तुमने जो सेल किया वो एक्चुअल सेल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल इक्वल टू आपका होगा शॉर्ट सेल। इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, मान लो आग लगा आज वाले दिन, अब मेरे को 6 महीना लगेगा रिकवरी करने में, तो उस 6 महीने मैंने जो सेल किया 20,000 का सेल किया, बट पिछले साल उसी 6 मंथ के पीरियड में, पिछले साल जो इंडेमनिटी पीरियड है ना इस साल का, ठीक उसके पिछले साल के पीरियड में मैंने 50,000 कमाया था। तो अगर इस साल अगर आग नहीं लगता तो मैं आने वाला 6 मंथ में 50,000 कमाता, बट आग लग गया तो मैं 20,000 कमाया, तो मेरा शॉर्ट सेल कितना हो गया 30,000 हो गया। वही चीज यहाँ पे भी है। तो शॉर्ट सेल कैसे होगा, स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल। फिर सेकेंड पीरियड अपने निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने, जब भी आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालिएगा ना तो एक चीज में हमेशा याद रखिएगा, नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड वाला स्टैंडिंग चार्जेस ऐड करके आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालिएगा, ठीक है ना। तीसरा आपका हो गया, तीसरा आपका हो गया ये तीसरा स्टेप आपका ये वाला लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट तीसरा साल हो गया। तीसरा हो गया लॉस ऑफ प्रॉफिट, शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेट, शॉर्ट सेल इनटू जो भी शॉर्ट सेल आया था इनटू जीपी रेट आ गया आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब चौथा में खर्चा, खर्चा मतलब कितना एक्स्ट्रा आपने खर्चा किया वो, प्लस एक्चुअल एक्सपेंसेस इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। ये जो कैलकुलेशन करने के बाद अमाउंट आएगा वो वाला अमाउंट। और तीसरा हम दीजिएगा ग्रॉस प्रॉफिट इनटू सेल्स इंक्रीज बाय एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, सेल्स जो बढ़ा है एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर की वजह से। तो एबीसी का जो तीनों लोअर होगा, एबीसी का जो तीनों लोअर होगा वही आपका हो जाएगा अलाउबल एक्सपेंडिचर, ठीक है। लास्ट में सेविंग रहेगा। तो ग्रॉस क्लेम कैसे निकालोगे, ग्रॉस क्लेम निकालोगे 3 + 4 - 5, स्टेप 3 + स्टेप 4 - स्टेप 5, यह हो गया ग्रॉस क्लेम। फिर आपको निकाला रहेगा, आपको एवरेज क्लेम निकालना रहेगा, मतलब नेट क्लेम। तो नेट क्लेम का कैसे निकालोगे, पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल वैल्यू इनटू द ग्रॉस क्लेम।
तो पॉलिसी वैल्यू सम्स में दिया रहेगा। ग्रॉस क्लेम हम लोग स्टेप फॉलो करके निकालेंगे, 3+4 - 5। इंश्योरेबल वैल्यू कैसे निकलेगा, जो भी पिछले साल का टर्नओवर था उसमें ग्रोथ को ऐड कर देना, जो पिछले साल का टर्नओवर था उसमें ग्रोथ को ऐड कर देना इनटू करंट ईयर का जीपी रेट, इससे निकल जाएगा इंश्योरेबल वैल्यू। होपफुली तुमको समझ में आ गया होगा। अब मैं तुमको एक सम्स कराता हूं जो 2020 में आया हुआ है, ये वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करा रहा हूं जो 2020 ऑनर्स में आया हुआ, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखो। आग कब लगा, 30 जून 2020। भरपाई 6 मंथ लगेगा रिकवरी करने में, 6 मंथ लगेगा रिकवरी करने में, 6 मंथ लगेगा रिकवरी कर, इसको बोलेंगे इंडेमनिटी पीरियड। तो अब एक चीज देख रहे हो, एक चीज देख रहे हो, 30 जून 2020 को आग लगा तो 6 मंथ लगेंगे रिकवरी करने में। तो 6 मंथ कब होगा, 31 दिसंबर 2020, यही तो 6 मंथ है, यही तो 6 मंथ है। तो इस 6 मंथ को अपने क्या बोलेंगे, इंडिमिनिटी पीरियड बोले ना, इसको क्या बोलेंगे, इंडिमिनिटी पीरियड, इंडिमिनिटी पीरियड। इस दौरान जो भी सेल करोगे इसको बोलेंगे अपने एक्चुअल सेल, इसको अपने क्या बोलेंगे, एक्चुअल सेल। इसके ठीक पिछले वाला सेल, तो पिछले साल का सेल क्या होगा, 30 जून 2019, 30 जून 2019, वहां से लेकर के 6 मंथ ऐड कीजिए ना, कितना आएगा, कितना आएगा, आपका आएगा 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2019। तो ये वाला जो सेल होगा इसको अपने बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल, अपने क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड सेल, ठीक है ना। तो इंडिमिनिटी पीरियड के ठीक पिछले वाला सेल होता है, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल। इंडिमिनिटी पीरियड के दौरान जो सेल करते हो उसको बोलेंगे एक्चुअल सेल, ठीक है ना। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सेल। वो फुल्ली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अभी देखो ये टर्नओवर फॉर द ईयर एंडेड जून दिसंबर, मतलब ये पिछले साल का टर्नओवर दिया, जिस दिन आग लगा वहां से ठीक पिछले साल का टर्नओवर, मतलब 12 मंथ का एनुअल टर्नओवर दिया हुआ, ठीक है ना। तो जिस दिन आग लगा वहां से 12 मंथ का एनुअल टर्नओवर दिया हुआ, ठीक है। नेट प्रॉफिट दिया है अकाउंटिंग ईयर का, पिछले साल का नेट प्रॉफिट कितना है, 25,000। स्टैंडिंग चार्जिंग फॉर अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2020, ठीक है, 31। तो पिछले साल का स्टैंडिंग चार्ज देखो, ये पिछले साल का प्रॉफिट है, ये पिछले साल का स्टैंडिंग चार्जेस है, आया बस हमने। तो यहाँ पे बोला नहीं है कि ये इंश्योर्ड है या अनइंश्योर्ड है, तो एज्यूम कर लेना, एज्यूम कर लेना इट इज इंश्योर्ड, एज्यूम इट इज, एज्यूम इट इज इंश्योर्ड, ये एज्यूम कर लेना ये क्या है, इंश्योर्ड है। अब देखो खेला, यहाँ पे खेला देखो, टर्नओवर फॉर द पीरियड टर्नओवर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, तो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर है। अच्छा ये देखो ना, ये देखो दो टर्नओवर है, ये दिया है 12 मंथ का पिछला टर्नओवर, 12 मंथ जिस दिन आग लगा वहां से 12 मंथ के पीछे वाला टर्नओवर, इसको बोलते हैं एनुअल टर्नओवर। ये जो टर्नओवर दिया ये पिछले साल का टर्नओवर है, ये प्रीवियस ईयर का टर्नओवर है, ठीक है ना। तो फर्क क्या है, इसको अपने बोलते हैं 12 मंथ ऑफ एनुअल प्रीसीडिंग टर्नओवर, और ये होता है पिछले साल का टर्नओवर, फर्क बस यही है, ठीक है ना। टर्नओवर पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर, मतलब इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा था। ये कौन सा टर्नओवर है सर, एक्चुअल टर्नओवर है, ये आपका हो गया एक्चुअल सेल, ये हो गया आपका एक्चुअल सेल। टर्नओवर फ्रॉम 1 जुलाई 2019 से लेकर के 31 मार्च 2019, मतलब स्टैंडर्ड सेल की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। देखो ना, एक साथ 1 जुलाई 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019, ठीक है, वही देखो 19 से लेकर के 31 दिसंबर 2019, ये स्टैंडर्ड सेल की बात कर रहा है। कौन सा सेल, स्टैंडर्ड सेल, ये स्टैंडर्ड सेल की बात कर रहा है। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो शॉर्ट सेल आएगा। ये सेविंग, ये स्टेप 5 की बात कर रहा है, सेविंग क्या था हमारा, स्टेप 5 था, याद है ना, सेविंग हमारा स्टेप 5 था। फिर इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ वर्किंग ड्यू टू द डिसलोकेशन पीरियड, मतलब आग की वजह से इतना खर्चा हुआ, ये स्टेप 4 वाला, ये स्टेप 4 वाला बात हो रहा है, इतना खर्चा हमारा हुआ है। सॉल्व किया जाए, सॉल्व किया जाए, हाँ सॉल्व किया जाए, ठीक है सॉल्व करते हैं, घबराओ मत, सॉल्व करते हैं इसको, टेंशन मतलब हो जाएगा।
सबसे पहले निकालते हैं स्टेप वन। स्टेप वन क्या था? कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। स्टेप वन क्या था? कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल, यही था ना? फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल। स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल, ठीक है। स्टैंडर्ड सेल कितना है? 2,20,000। एक्चुअल सेल कितना है? 1,12,000। 1,12,000। तो शॉर्ट सेल कितना आ जाएगा भाई? शॉर्ट सेल कितना हो जाएगा? कहाँ गया कैलकुलेटर? 2,20,000 माइनस 1,12,000 कितना हो जाएगा? 1,08,000। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड सेल, सॉरी शॉर्ट सेल आ गया, ठीक है। ये हो गया शॉर्ट सेल। अब निकालते हैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट आपका, सॉरी कैलकुलेशन ऑफ स्टेप टू। स्टेप टू क्या था? कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट, जीपी रेट। तो जीपी रेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्लस प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय पिछले साल का टर्नओवर, डिवाइडेड बाय पिछले साल का टर्नओवर। कौन सा टर्नओवर? पिछले कौन सा टर्नओवर बताओ ना, पिछले साल का कौन सा टर्नओवर? डिवाइडेड बाय पिछले साल का टर्नओवर। तो पिछले साल का टर्नओवर कौन है? यही ना, 4,10,000 डिवाइडेड बाय पिछले साल का टर्नओवर 4,10,000। अब तुमको समझ में आया दो दो टर्नओवर क्यों दिया था? ये वाला जो टर्नओवर दिया था पिछले साल वाला, प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर दिया था, ये जीपी रेट में काम आता है। और जो 12 मंथ का टर्नओवर दिया हुआ था ना, ये जो 12 मंथ का टर्नओवर दिया था, ये दिया था तुम्हारा इंश्योरेबल वैल्यू निकालने में, समझ में आया? तो ये वाला टर्नओवर तुम्हारा आता है काम क्या बोलते हैं, जीपी रेट निकालने में। तो डिवाइडेड बाय पिछले साल का टर्नओवर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर टर्नओवर, प्रीवियस ईयर टर्नओवर। चलिए, नेट प्रॉफिट कितना है जनाब? नेट प्रॉफिट कितना है? 25,000। और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना? 57,000। 25,000 प्लस 57 डिवाइडेड बाई पिछले साल का टर्नओवर कितना था? पिछले साल टर्नओवर कितना था? यही तो पिछले साल का टर्नओवर है 4,10,000। 4,10,000 सॉल्व करते हैं। 25,000 प्लस 57,000 डिवाइडेड बाई 4,10,000 इंटू 100 कर देंगे ना, तो परसेंट में आएगा। इंटू 100 कर देते हैं, तो इंटू कर देंगे 100, ठीक है। 4,10,000 इंटू 20% आ रहा है, 20% आता है। पेज में थोड़ा ऐड कर लेता हूँ। 20% आएगा हमारा, ये आ गया 20%, ठीक है ना। ये हो गया 20%। तो स्टेप 2 आ गया। अब स्टेप 3, स्टेप 3 लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्या निकालेंगे स्टेप 3? लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालोगे? हेलो, लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालोगे? शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेट, शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेट। शॉर्ट सेल कितना है? 1,08,000। शॉर्ट सेल कितना है? यही तुम्हारा शॉर्ट सेल है, 1,08,000। और जीपी रेट कितना है? 20%, ठीक है ना। तो 1,08,000, 1,08,000 का 20%, 1,08,000 का 20%, 21,600, 21,600 आ रहा है, 21,600। अब स्टेप 4 निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अलाउ एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ, देखो ऐसे लिखो ना, अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस अलाउड, नंबर 1 अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस अलाउड। अच्छा, बीकॉम के बुक मैंने चेक किया है, बीकॉम के बुक में ना बहुत सारे ये वाला स्टेप वो लोग, मतलब वो लोग फर्स्ट स्टेप किया, लास्ट स्टेप किया, बीच वाला सेकंड स्टेप किया ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ए, एक्चुअल एक्सपेंसेस,
एक्चुअल एक्सपेंसेस, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस आया है देखो ना 12,000, यही तो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस कितना है 12,000, यहाँ आप लिख दीजिए 12,000। अब बी क्या बोलता है, एक्चुअल एक्सपेंसेस इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड इंस्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस होल डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस, ऑल स्टैंडिंग चार्जेस, ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। ऑल स्टैंडिंग मतलब तुम्हारा ऑल स्टैंडिंग का मतलब हो गया इंश्योर्ड प्लस अनइंश्योर्ड दोनों। तो इस पूरे सम्स में ना अनइंश्योर्ड तो दिया हुआ नहीं है, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना है 12,000 इंटू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है 25,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना है, देख ले मैं मार्क कर दे रहा हूँ, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 25,000 है और स्टैंडिंग चार्जेस कितना है 57,000, और कुछ तो इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा टोटल स्टैंडिंग चार्जेस हो जाएगा। तो इस केस में क्या करेंगे 25,000, 25,000 ये मेरा क्या है स्टैंडिंग चार्जेस, सॉरी नेट प्रॉफिट है, और स्टैंडिंग चार्जेस कितना 57,000 डिवाइडेड बाई 25,000 प्लस 57,000, यही मेरा ऑल भी है, क्योंकि ऑल का मतलब क्या होता है इंश्योर्ड प्लस अनइंश्योर्ड, तो अनइंश्योर्ड दिया हुआ नहीं है तो यही मेरा ऑल भी हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 12,000 ही आएगा, कट करके कितना आएगा 12,000, ठीक है, कट करके सॉल्व करोगे 12,000 आएगा। और सी आएगा तुम्हारा, सी आएगा इंक्रीज सेल, इंक्रीज्ड सेल, इंक्रीज्ड सेल इनटू जीपी रेट, इंक्रीज्ड सेल इनटू जीपी रेट, इंक्रीज सेल इनटू जीपी रेट, इंक्रीज सेल, इंक्रीज सेल कितना हुआ, सेल कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज सेल देख लेते हैं, इंक्रीज सेल कितना हुआ देख लेते हैं ध्यान से। देखो सम्स में ना, सम्स में ये दिया हुआ नहीं है, क्या बोलता हूँ सम्स में ये चीज़ दिया हुआ नहीं है, देखो सम्स में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने की वजह से सेल्स बढ़ा है, कहीं पर भी ये सम्स में नहीं दिया है। तो जब नहीं दिया रहेगा ना, इंक्रीज सेल नहीं दिया रहेगा, इंक्रीज सेल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इंक्रीज सेल ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस, एडिशनल एक्सपेंसेस, ठीक है, यहीं पे लिख दे रहा हूँ इफ नॉट गिवन इन द सम्स, इफ if if not given in the sums, if not given in the question, अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो assumed here एक्चुअल सेल, यहाँ पे क्या अजूम कर लेंगे एक्चुअल सेल को अजूम कर लेंगे। तो एक्चुअल सेल आपका कितना है, एक्चुअल सेल आपका कितना है, देखिए मेरा बात, एक्चुअल सेल आपका कितना है 1,12,000, यही तो आपका एक्चुअल सेल है 1,12,000, तो 1,12,000 अपने एक्चुअल सेल ले लेंगे, ठीक है ना। तो 1,12,000 का 20% कितना जाएगा, 1,12,000 का 20% 22,400, 22,400। इसका लोअर कितना हो गया, लोअर ऑफ ए, सॉरी लोअर ऑफ ए कॉमा बी एंड सी विल बी कितना हो जाएगा, देखो एक ये अमाउंट है, उसके बाद आ जाओ एक ये वाला अमाउंट है और एक ये वाला अमाउंट है, इसका लोअर क्या होगा 12,000, 12,000, 12,000 और 22,400, इसका लोअर कितना हो जाएगा 12,000, इसका लोअर हो जाएगा 12,000, बस सम्स कंप्लीट है भाई, ठीक है 12,000, ठीक है। ठीक है, तो अब हमारा स्टेप 5 क्या है, हमारा स्टेप 5 क्या है सेविंग, स्टेप 5 क्या है सेविंग, सम्स में सेविंग कितना दिया हुआ है, सम्स में देखिए सेविंग दिया हुआ 6,000 रुपया, तो ये हमारा सेविंग है 6,000 रुपया, 6,000 रुपया। अब अपने को निकालना है ग्रॉस क्लेम, यही ना, ग्रॉस क्लेम कैसे निकालोगे, स्टेप 3 प्लस स्टेप 4
माइनस स्टेप 5, यही ना। तो स्टेप 3 कितना है, स्टेप 3 कितना है 21,600, ये हमारा स्टेप 3 है 21,600 प्लस स्टेप 4 कितना था 12,000, स्टेप 5 कितना था, स्टेप 5 था 6,000, तो कितना आ जाएगा 21,600 प्लस 12,000 माइनस 6,000, कितना आ रहा है 27,600। यही था हमारा ये। अब निकालेंगे अपने, एक पेज और ऐड करना पड़ेगा, एक पेज और ऐड करना पड़ेगा। अब एक, हाँ अब अपने को निकालना पड़ेगा ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप जो तुम लोग को सिखाया था, ये वाला स्टेप, ये वाला नेट क्लेम। अब ये निकालना नेट क्लेम, नेट क्लेम निकालना पड़ेगा। नेट क्लेम, तो नेट क्लेम कैसे निकालोगे, फॉर्मूला देख लो, पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल वैल्यू इनटू ग्रॉस क्लेम। तो निकालो अब देयरफॉर नेट क्लेम पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल वैल्यू, इंश्योरेबल वैल्यू इनटू कर दीजिएगा ग्रॉस क्लेम, ग्रॉस क्लेम। क्या पॉलिसी वैल्यू दिया है सम्स में, क्वेश्चन में क्या पॉलिसी वैल्यू दिया है, सम एश्योर्ड 80,000, सम एश्योर्ड का मतलब होता है पॉलिसी वैल्यू, सम एश्योर्ड का मतलब क्या होता है पॉलिसी वैल्यू, तो 80,000 आपका यहाँ पे दिया हुआ 80,000 डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल वैल्यू। इंश्योरेबल वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, पिछले साल का 12 मंथ का टर्नओवर प्लस ग्रोथ, ठीक है ना। तो इंश्योरेबल वैल्यू क्या निकालते हैं, इंश्योरेबल वैल्यू क्या होता है, पिछले साल, पिछले 12 मंथ का टर्नओवर। तो पिछले 12 मंथ का टर्नओवर कितना है, पिछले 12 मंथ का टर्नओवर, यही तो पिछले 12 मंथ का टर्नओवर, ठीक है। तो पिछले 12 मंथ का टर्नओवर है तुम्हारा 4 लाख रुपया, ठीक है ना, प्लस ग्रोथ, क्या सम्स में ग्रोथ दिया, आंसर इज नो दिया। तो पिछले 12 मंथ का टर्नओवर इनटू करंट जीपी रेट, इनटू करंट जीपी रेट। तो मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, यहाँ पे नोट लिख दे रहा हूँ, नोट लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। 12 मंथ, 12 मंथ प्रीसीडिंग ईयर, 12 मंथ प्रीसीडिंग ईयर applicable, applicable only for the calculation of, only for the calculation of 12 month preceding year, applicable, applicable only for the calculation of insurable value, insurable value। ये नोट 1 था। मैं नोट 2 लिख दे रहा हूँ, नोट 2 लिख दे रहा हूँ, नोट 2 में मैं ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, लास्ट ईयर या प्रीवियस, जिसको मैंने बोलते हैं प्रीवियस ईयर या प्रीसीडिंग ईयर, टर्नओवर विल बी applicable फॉर जीपी रेट कैलकुलेशन, जीपी रेट कैलकुलेशन। क्योंकि पता है दो टर्नओवर दिया रहेगा, एक टर्नओवर दिया रहेगा पिछले साल का, मतलब पिछले साल का पूरा फुल प्रीवियस ईयर इसको बोलते हैं, इसको अपने क्या बोलते हैं फुल प्रीवियस ईयर, क्या बोलते हैं फुल प्रीवियस ईयर, फुल प्रीवियस ईयर, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को खत्म होगा। तो ये वाला जो टर्नओवर होता है ये यूज होता है तुम्हारा जीपी रेट कैलकुलेशन में, स्टेप 2 में आएगा, ठीक है। देखो स्टेप 2 में आया था ना ये वाला टर्नओवर, देखो स्टेप 2 में आया था 4,10,000, और एक टर्नओवर और देगा 12 मंथ का, जिस दिन आग लगा वहां से ठीक पिछले पिछले 12 मंथ का, आग लगा था 1 सितंबर, तो 1 सितंबर से ठीक 1 सितंबर से ठीक 1 साल पीछे वो वाला जो टर्नओवर देगा ना उसका कैलकुलेशन होता है इंश्योरेबल वैल्यू के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट ना दो टर्नओवर देख के कंफ्यूज होता है। तो चलो हम लोग अपना इंश्योरेबल वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे इंश्योरेबल वैल्यू के लिए मैं दिखा देता हूँ, एक वर्किंग नोट दिखा देता हूँ, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 1 दिखा देता हूँ, यहाँ पे वर्किंग नोट 1 दिखा देता हूँ। तो वर्किंग नोट 1,
कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेबल वैल्यू। 12th month annual of preceding turnover plus growth rate into जीपी रेट। तो ग्रोथ तो दिया नहीं है। अब पिछले साल का जो एनुअल टर्नओवर है, पिछले साल का जो एनुअल टर्नओवर है वो कितना है भाई? 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपया दिया हुआ। ग्रोथ तो जीरो है, तो ग्रोथ मत ऐड करना। और इसके पिछले वाला सम जो करवाया था कितना, उसमें ग्रोथ था 10%। इनटू कर दो जीपी रेट। और जीपी रेट कितना था? 20%। तो 4 लाख का 20% कितना होगा? 80,000। तो ये हमारा इंश्योरेबल वैल्यू हो जाएगा 80,000। ये हमारा इंश्योरेबल वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 80,000 वर्किंग नोट 1 इनटू कर देंगे ग्रॉस क्लेम। ग्रॉस क्लेम कितना? 27,600। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नेट क्लेम का आंसर क्या हो जाएगा? 27,600। सॉरी, क्योंकि ये तो कट के 1 आ जाएगा ना, तो आंसर हो जाएगा 27,600। यही आपका मेन आंसर हो गया। ठीक है ना? तो दोस्तों मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर पे कमांड लाने का। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है आपका हायर परचेज का। ओके।